नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज बात उस तनाव की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ईरान का आखिरी प्रस्ताव, बढ़ेगा न्यूक्लियर पर टकराव। जी हां, क्या ईरान ने जंग टालने के लिए अपना आखिरी दांव चल दिया है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? अमेरिकी हमले के खतरे के बीच ईरान ने अमेरिका को समझौते का नया प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि रूस, ओमान और पाकिस्तान से बातचीत के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया और पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन तक पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस प्रस्ताव में दो बड़े संकेत दिए गए हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खुला रखने की पेशकश और दूसरा, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ईरान की कूटनीतिक मजबूरी है या फिर युद्ध से पहले की आखिरी रणनीति? क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियां तेज हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सैन्य विकल्पों की फाइल भी खुल चुकी है। तो उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जो प्रस्ताव भेजा उसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC की राय भी शामिल बताई जा रही है। साफ है कि सिर्फ कूटनीतिक दस्तावेज नहीं है ये, बल्कि ईरान की सत्ता और सैन्य प्रतिष्ठान की संयुक्त रणनीति भी है। और इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के करीबी सूत्रों का दावा है कि खुद सुप्रीम लीडर इस पूरे प्रस्ताव की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि खामेनेई पहले ही साफ कर चुके हैं कि हॉर्मुज को लेकर किसी भी दबाव में समझौता नहीं होगा। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो है कि ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की आखिरी उम्मीद भी अब धुएं में उड़ती दिख रही है। ईरान ने बातचीत की मेज पर अपना आखिरी प्रस्ताव रखा, लेकिन व्हाइट हाउस से जो जवाब आया उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। और अब डिप्लोमेसी की भाषा खत्म हो चुकी है और ट्रंप ने तेहरान के सामने सिर्फ दो रास्ते छोड़े हैं, या तो उनकी शर्तों पर समझौता करो वरना हमले के लिए तैयार रहो। यानी तस्वीर बेहद साफ है, एक तरफ बातचीत की कोशिश, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी और बीच में पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर, जहां से दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो क्या यह प्रस्ताव युद्ध रोक पाएगा? क्या ट्रंप इसे स्वीकार करेंगे? क्या न्यूक्लियर डील की कोई नई जमीन तैयार हो रही है या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा है? आज के सवाल 10 बजे में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला समझ में आपको आ ही रहा होगा, लेकिन ऐसे में जो ईरान के आखिरी प्रस्ताव की 3 बड़ी बातें हैं उन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है। इसमें हम देखेंगे कि हॉर्मुज पर शर्त क्या है। पहले अमेरिकी नाकाबंदी खत्म हो, तो पहले शर्त रख दी गई है कि अमेरिका की जो नाकेबंदी है उसको खत्म कर दिया जाए, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए। यानी पहले तो नाकाबंदी यूएस खत्म करे, उसके बाद फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात की जाए। ये शर्त है ईरान की तरफ से और ईरान को टोल वसूलने का अधिकार मिले। यहाँ पर एक और शर्त ऐसी रख दी गई है कि ईरान को टोल वसूलने का अधिकार मिले, जिसको लेकर बहुत सारा विवाद है। तो 10 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को तैयार है ईरान। यहाँ पर एक बात पर जो है परमाणु समझौते पर सहमति थोड़ी सी बनती हुई दिख रही है। इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव है ये कि 10 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को तैयार है। ईरान के आखिरी प्रस्ताव की 3 बड़ी बातें हैं। अमेरिका 20 साल की रोक चाहता है। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका ने अब एक और बात कह दी है कि 20 साल तक वो चाहता है कि किसी भी तरह से यहाँ पर यूरेनियम का एनरिचमेंट ना हो। नए प्रस्ताव में समझौते का फॉर्मूला संभव है। उम्मीदें तो लग रही हैं, लेकिन क्या हो पाएगा इस प्रस्ताव का, ये देखना होगा। शुरुआती चरण में $100 अरब की मांग की जा रही है और ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी रकम है और राहत और बचाव कार्यों के लिए रकम चाहिए। यानी कि ईरान चाहता है कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए। दूसरे शब्दों में ईरान प्रतिबंधों में ढील भी चाहता है, यानी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसमें थोड़ी सी नरमी बरती जाए, थोड़ी ढील दी जाए। वहीं ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है। ट्रंप से भी जुड़ी हुई बात हम आपको बता देते हैं क्या वो कह रहे हैं। संसद की मंजूरी पर ट्रंप का ये बयान है कि ईरान पर जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा, व्हाइट हाउस ने संसद को बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ और बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो भी हैरान करने वाली है। ट्रंप लगातार तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि युद्ध खत्म
अगर युद्ध खत्म तो फिर समझौता किस बात का? ये जो पॉइंट्स ईरान दे रहा है वो किस बात में सामने आएंगे, यानी कैसे वहां पर समझौता बनता हुआ दिखाई देगा? ये तमाम सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस ने संसद को बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। अगर युद्ध खत्म हो चुका है तो फिर कोई समझौता बचता नहीं है, और ऐसे में ईरान अगर शर्त रख रहा है तो उसे माना कैसे जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण देवान जी जुड़े हुए हैं, और रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर DK गुप्ता जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सभी मेहमानों का, और शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ पर यूके देवनाथ जी से। देवनाथ सर, आपसे हम समझ लेते हैं, ये जो बयान आए हैं, दो बयान हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध खत्म, ईरान अपनी शर्तें रख रहा है। आखिर ये माहौल किस तरीके का बनता हुआ दिख रहा है फिलहाल? गीतू जी, जब ट्रंप कहते हैं कि युद्ध खत्म, इसमें निहित है, छुपा हुआ ये है कि शायद वो अमेरिकन कांग्रेस से इस युद्ध को 60 दिन से आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव है उसको कांग्रेस में पेश करने से थोड़ा चिकन आउट कर रहे हैं। अगर उनको पूरा भरोसा होता कि सारे रिपब्लिकन्स जो हैं सेनेटर्स, वो सेनेट में और कांग्रेस में उनके सपोर्ट में वोट करेंगे, तो ट्रंप आज कांग्रेस में बैठे होते और वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे होते कि उनको परमिशन दी जाए कि ये युद्ध आगे बढ़ाओ। इसकी जगह पर वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ अभी तो सीज फायर है, यानी शायद इस तरह से सीज फायर को आगे बढ़ाते हुए वो ये कहेंगे कि मैं तो अभी लड़ाई कर नहीं रहा। तो एक टेक्निकली एक देखा जाए तो, लीगली देखा जाए तो एक ब्रेक हो गया। इसी तरह से वो अपने जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, सबको लगा दिया है कि अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में ये बात सबको बताओ कि ट्रंप ने तो ईरान पर कभी हमला नहीं किया, वॉर नहीं किया। हाँ ठीक है, ईरान पर एक मिलिट्री ऑपरेशन किया लेकिन वॉर नहीं किया। तीसरी चीज है कि वो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को यह कह के भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने टेक्निकली सिर्फ डिप्लॉयमेंट की है फौजों की, उनको युद्ध में नहीं भेजा है। यानी वो शायद वो बूट्स ऑफ ग्राउंड के साथ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप आज की तारीख में जो भी नरम बातें अगर कर रहे हैं, और जैसा कि सब लोग कह रहे थे कि शायद अगले 1 तारीख से ही फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी, आज तो 2 मई हुई, बमबारी शुरू नहीं हुई। ट्रंप थोड़ा नरम रुख इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कमजोर जमीन पर हैं फिलहाल। जी गीतू जी। बिल्कुल, यानी ये माना जाए कि ट्रम्प यहाँ पर अपना नरम रुख दिखा रहे हैं। दुनिया के सामने उन्हें ये भी दिखाना है कि देखिए वो किस तरीके से बातचीत के रास्ते पर चलना चाहते हैं। कमांडर दीवान सर, ये जो एक तरीका है ट्रम्प का, बहुत ही अपने आप में अंदाज जो उनका खास रहता है कि वो पीछे बहुत कुछ करते हैं, सामने अपनी इमेज जो एक जेंटलमैन के तौर पर दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि उनके हाव भाव और बयान इस बात को समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे में अगर ईरान ने 3 बातें रख दी, अपनी 3 शर्तें रख रहा है, और यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से जवाब आता है कि युद्ध तो खत्म हो चुका है, तो फिर इन 3 बातों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। खैर, युद्ध खत्म हो चुका है तो नहीं हुआ है ना। वो तो देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ट्रम्प साहब इन बातों से धुआं और गुब्बारे छोड़ रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के लिए भी, ईरान के लिए भी, और मार्केट्स के लिए भी। मार्केट भी पिकअप हुई है थोड़ी, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं, और ऑयल प्राइस भी थोड़ा कम हुआ है। इन धुआं वाली बातों से ये कई कई पहलू साधना चाह रहे हैं, और ये तो कह रहे हैं हमारे पर हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई हैं, सीज फायर है तो हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई है। और उसके बाद उसने कहा है, ये जो वॉर पावर्स रेजोल्यूशन होता है 1973 का, जो अमेरिका में है, तो उसके लिए कांग्रेस अप्रूवल चाहिए 60 दिन के बाद। तो कोई ना कोई इस टाइप की बातें करके, मैं आपसे कल परसों में ये कह रहा था, कुछ ना कुछ बातें करके ये उसको नहीं, काम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। पर सवाल ये, ऐसा लगता है ओवरऑल शायद ईरान थोड़ा बैकफुट पे आ गया है। ईरान जो कह रहा है, हमने सबसे अंदर खाने बात करी है, आजी से बात की, सबसे बात की है, और ये हमारी शर्तें हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को बैठ के कम से कम आगे तो आए, क्या होता है मिले तो सही, ये तो एक प्लस पॉइंट है। पर अगर अमेरिका सोचता है कि उसका पलड़ा भारी है, वो नहीं
ईरान मांग रहा है सीज फायर एक किस्म से, तो हम क्यों आगे आए, हम पल्ला भारी रखें, इनको कहेंगे अटैक करेंगे। मुझे लगता है खाली बातें हैं, 2-4 दिन में ये बैठ के बात करेंगे। और ट्रम्प साहब भी, अटैक करना भी अमेरिका के लिए आसान नहीं है। और ईरान जो है वो काफी दुख पा चुका है, और भी दुख पा सकेगा कई दिन वो, और कई महीने भी खींच आएगा वो। तो ये मेरी समझ में ये बातें हैं दोनों दोनों तरफ से। ईरान की डिमांड भी मच हायर देन नॉर्मल है। तो पर मेन चीज ये है कि इस दुनिया का जो प्रेशर है, हॉर्मुज खुले, और न्यूक्लियर पे तो मैं कह रहा हूँ आपको, जो वो आपका जो जेसीपीओ है, उस वही सामने लाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। तो ये खाली बातें हैं बड़ी बड़ी, तो दोनों तरफ से। तो इस हिसाब से लगता है कि 2-4 दिन में, हफ्ते में शायद इनकी बैठक हो, मुलाकात हो, ईरान पाकिस्तान के माध्यम से या और ओमान के माध्यम से, या और इसके बीच में कोई यूएनओ में रेजोल्यूशन डाल दे। समझता हूँ डाल सकता है कि एक टास्क फोर्स बने जो इस चीज को, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम हो चुका है अभी, ये खाली यूएसए ईरान का नहीं, वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूएन ने अगर एक स्पेशल ज्यूरी, स्पेशल टास्क फोर्स टीम बनाती है, रेजोल्यूशन हॉर्मुज हॉर्मुज ब्लॉक हॉर्मुज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर वो अपना व्यू दें, बात सुने। और पंचायत, जो पंच होते हैं ना, पंच गांवों में, ये जी। पंच बैठे हैं, तो ये पंच बने हैं ऐसे, तो वो देखें इस चीज को क्या है। तो दोनों पार्टियां मान सकती हैं, अमेरिका भी मान सकता है, ईरान भी मान सकता है। तो इससे है कि कम से कम ये दुनिया को पता लग जाएगा भाई ठीक है, अब ये खुल जाएगा हॉर्मुज, और शायद शिप्स भी आना शुरू हो जाएं आगे पीछे, सब्जेक्ट टू जो पंच डिसीजन देंगे, फिर मानेंगे वो। तो पंच क्या, यूएनओ तो वैल्यू है नहीं यूएनओ की। एक नया पंचों की टीम जो बने स्पेसिफिकली फॉर हॉर्मुज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जी। और अ, हॉर्मुज टक्कर कर, हाँ। बिल्कुल। और सर, ये जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, इसमें जो बड़ी बात सामने आ रही है, ये मेरा सवाल करना दिनेश जी से होगा। सर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि यहाँ पर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक तरह से अपना कब्जा सा यहाँ पर ईरान बताने की कोशिश कर रहा है, यानी वो चाहता है कि इस पर नियंत्रण हो जाए। ये किस तरीके की शर्त है, और क्या वाकई ये संभव हो पाएगा? क्योंकि लगातार हम तो बात करते हैं कि अगर किसी भी देश के आसपास कोई समुद्र है तो उस पर आपका आधिकारिक कब्जा नहीं हो सकता, ये सही नहीं है, लेकिन ईरान कुछ ऐसी पेशकश करता हो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए जी, ऐसा है कि ईरान जो है इस समय प्रेशर में है, और वो चाहता है कि किसी ना किसी प्रकार से बातचीत शुरू हो। उसके कई कारण है। अगर आप देखते हैं तो कल जो है उनके सुप्रीम लीडर की किस प्रकार की स्टेटमेंट, हार्श स्टेटमेंट आ रही थी कि हम परमाणु के ऊपर जो है हम अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, जी। मिसाइल सिस्टम को बनाते रहेंगे, हार्मुज के ऊपर पूरा कंट्रोल रखेंगे, और एक दिन जो है वर्ल्ड के अंदर जो है ईरान एक पावरफुल कंट्री होगा, और मिडिल ईस्ट से जो है अमेरिका को निकलना पड़ेगा। ये तो आप कल दे रहे हैं, कल या परसों जो स्टेटमेंट आ रही हैं, उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन जो है आप नया प्रपोजल जो है अमेरिका को भेज रहे हैं, और उसके अंदर से जो है आप परमाणु या यूरेनियम के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं। खैर छोड़िए, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो उससे जो है ईरान को समझ में आ गया है कि अब जो है वो बैकफुट के ऊपर है। जिस प्रकार से आप देखिए कि 2 दिन पहले जो है इसराइल के अंदर 6,500 टन जो है अम्नीशन और बाकी जो हथियार वगैरह जो है वहां पर पहुंचे हैं। उसके अलावा जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक प्रमोशन सेरेमनी के बीच में वो बात कर रहे थे कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि अमेरिका जो नेगोशिएशन कर रहा है, लेकिन हमारे जो टास्क जो हैं वो अभी भी इनकम्प्लीट हैं ईरान के अंदर। तो एक प्रकार से जो है इजराइल के पास इतना रक्षा सौदा आना, तो वो ऑब्वियसली है ईरान के लिए भी कि ये जो इजराइल के पास इतना आर्म्स अम्यूनिशन अभी रिसेंटली पहुंचा है, वो अपने जो है इंडिपेंडेंस डे या मेमोरियल डे जो मई में आने वाले हैं इजराइल के, उसके लिए तो उसने उस दिन तो उसने फोड़ने नहीं है। तो ऑब्वियसली उसका टारगेट जो है वो ईरान की तरफ है, जैसे ही इनकी बातचीत खत्म होती है। दूसरी बात आ जाती है कि जिस प्रकार से जो है आप शर्तें रख रहे हैं, आप बातचीत शुरू करने से पहले कहते हैं कि आप नाकाबंदी हटाइए, हमें हार्मुज के ऊपर जो है टोल वसूल करने का जी। अधिकार दीजिए, और हम जो है यूरेनियम के मामले में जो है 10 दिन सर, का। ये टोल वसूलने वाली बात है ना, ये थोड़ी सी बाकी देशों के लिए भी गलत साबित हो जाएगी। अगर आपको टोल वसूलने का अधिकार दे दिया है तो फिर तो जो आसपास जिसका भी देश है और जिसके आसपास भी महासागर है वो ये काम कर सकता है, और ऐसे में दावेदारी फिर बहुत से देशों की होगी, जहां से भी शिप्स गुजर रहे होंगे, तो सबको टोल लेने का और देने का अधिकार होगा फिर तो।
ये तो एक प्रकार से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो लॉ हैं, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर ईरान को इस प्रकार का राइट जी। मिल जाता, कल को स्टेट ऑफ मलक्का के अंदर हम क्लेम करेंगे कि हमारे तो जो है अंडमान निकोबार पास है, हम कंट्रोल बिल्कुल। कर सकते हैं, हम लेंगे। सिंगापुर बोलेगा, मलेशिया बोलेगा, इंडोनेशिया बोलेगा, तो ये इसका तो कोई अंत है नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो अमेरिका है या इंटरनेशनल बॉडी है, वो इस प्रकार की डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आपके ऊपर कितना भी जो है ऊर्जा संकट आ गया। पर इस प्रकार की जो मैं कहूंगा हठधर्मी है या नाजायज डिमांड है, उसको नहीं माना जाएगा। अच्छा, दूसरा जो आ जाता है, जो बात को मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, इजराइल का एस्पेक्ट हो गया, वहां से एक प्रकार का खतरा जो है क्लियर कट जो है इंडिकेशन मिल चुका है। दूसरा जो है, इनके सेंट्रल कमांड के कमांडर ने जो है ब्रीफिंग की है, और जिस प्रकार से मीडिया के अंदर खबरें निकल कर आ रही हैं कि उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। एक तो यह है इमीडिएट स्विफ्ट एक्शन, एयर अटैक ऑन जी। द इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन इन द ईरान। दूसरा जो है, उन्होंने कहा है कि हम खामोश के ऊपर जो है बिल्कुल। सर, आपसे चर्चा जारी रहेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका क्यूबा पर कार्रवाई कर सकता है। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के बाद क्यूबा पर हमला हो सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन क्यूबा तट के करीब और क्यूबा पर प्रतिबंध और सख्त होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट है ये, अमेरिका क्यूबा पर कार्रवाई कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान जो है सामने आया, जिसमें कि फ्लोरिडा में जब ट्रंप यहां पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए, तब उन्होंने ये बात कही है कि ईरान के बाद क्यूबा पर हमला हो सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन क्यूबा तट के करीब है और क्यूबा पर प्रतिबंध और ज्यादा सख्त होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में देखिए, जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बन रहा है, शायद ये जो डॉक्टर डीके गुप्ता बात कही है यहाँ पर ट्रंप ने कि युद्ध खत्म, क्योंकि उनका जो अगला टारगेट है वो क्यूबा हो सकता है। तो ये आखिर संभव कैसे होगा? क्योंकि एक तरफ तो ईरान का ही मैटर नहीं सुलझ रहा है, दूसरा क्यूबा को भी आपने छेड़ दिया है। आखिर सोच क्या रहे हैं ट्रंप? गीता जी, आप सभी लोग को नमस्कार। और बंद जरा सही को आ रहा है। और एक चीज ध्यान देने की बात है कि अमेरिका के लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट होता है। वो एक विश्व शक्ति है और वर्ल्ड वाइड चीजों को वो अपना लेके चलता है, उसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट चलता है। ईरान के लिए एक एक अध्याय है और अमेरिका के लिए पूरी किताब है। देखिए, हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते थे, एक देवी सामान्य देवी। तो एक देवी क्या, जैसे हमारे गांव की कोई माता जी, उनका नाम हमने कुछ रख दिया, वो छोटी देवी जो 2-4 गांव के लोग पूछते हैं। और एक सामान्य देवी जो होती है, जैसे दुर्गा जी, पूरी दुनिया मानती है उसको। तो सोशियोलॉजी में एक चैप्टर था। तो ऐसे अमेरिका के लिए एक किताब है, ईरान के लिए एक चैप्टर है। अमेरिका ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में देख रहा है सारी चीजों को। वो अपने जो स्ट्रेटेजिक पेपर्स अप्रूव्ड हुए हैं कांग्रेस के, उसके हिसाब से चल रहा है। उसके हिसाब से जो भी चीजें दुनिया में उसके मागा को फायदा पड़ाएंगे, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो भी चीजें करेंगे वो करेगा। और उसके बाद जो एक हेजमोनी है दुनिया में फिर से क्रिएट करने की, जो धीरे धीरे डीम हो रही थी, उसके लिए जो होगा करेगा। उसमें क्यूबा भी आता है, उसमें वेनेजुएला भी आता है, उसमें ग्रीनलैंड भी आता है, उसमें डायगो फिर से, उसमें मैं बता दूं, उसमें यूक्रेन भी आता है, उसमें इंग्लैंड भी आता है, उसमें जर्मनी भी आता है, उसमें कनाडा भी आता है। और सबके साथ रिलेशन खराब हुए। जहां जहां वो पैसे दे रहा था, जहां जहां लोग उसके रहमो करम पे जी रहे थे, मैं बता दूं कनाडा वगैरह को बहुत सब्सिडी दी जा रही थी, सब रोक दिया। जर्मनी से उसका रिलेशन क्यों खराब है? जर्मनी क्यों बार बार बोल रहा है? क्योंकि जर्मनी को उसने अभी भी टैक्स लगा रखा है। और जर्मनी ही का जो पूरे यूयू में मार्केट है, वो लगभग 48% मार्केट है जर्मनी का। और इंडिया से छोटा देश होके इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है वो। तो इन सब चीजों में अमेरिका उन सब चीजों में टैप लगा रहा है जहां जहां से उसके लूप होल्स थे, जहां जहां से पहले राष्ट्रपति उसको छूट दे रहे थे, वहां पे बंद कर रहे हैं। उसमें क्यूबा भी आ रहा है। तो ईरान के लिए, ईरान अपना जो भी प्रस्ताव देता रहे, लेता रहे, अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने एक सही चीज पकड़ ली है, हॉर्मुज। देखिए, दुनिया में जो ताकतवर होता है, क्योंकि पुलिस है नहीं दुनिया की। यूनाइटेड नेशंस कभी इराक ईरान के युद्ध में 1956 वगैरह में होता था, जब पीस फोर्स लगा के कंट्रोल कर लेता था। आज के डेट में वो कंट्रोल खुद नहीं कर पा रहा अपने आप को, दुनिया क्या करेगा? 1506 में पुर्तगीज ने सबसे पहले हॉर्मुज को कंट्रोल किया और लगभग 150 साल तक, 1622 में अंग्रेजों ने उसको छुड़ाया और टोल लेता रहा। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो ताकतवर थे। लेकिन जब ब्रिटेन ने जब उसको हॉर्मुज को खुलवाया, तो ब्रिटेन का एक जरा सा उदारवादी चरित्र था उस समय समुद्र के लिए। और दुनिया में हर जगह जो है समुद्र में व्यापार होते थे बिना किसी टोल टैक्स के।
और किसी चीज के। फिर अमेरिका का दबदबा आया, अमेरिका ने भी एशियन टाइगर्स को, जापान वगैरह को बहुत राहत पहुंचाई, समुद्र में अपना व्यापार करते रहे, कोई दिक्कत नहीं की उसने। पहली बार हॉर्मुज को टारगेट किया है ट्रंप ने अपने अग्रेसिव नेचर में, सेकेंड टर्म में। जी। अब वो जो फायदा क्यों पहुंचा रहा है, देखिए अगर हॉर्मुज बंद रहता है लंबे टाइम के लिए तो एशिया पैसिफिक के जितने भी देश हैं उनको प्रॉब्लम्स होगी, और भी बहुत सारे सप्लाई चेन दिक्कत हो रही है। जब दिक्कत हो रही है तो सप्लाई चेन टर्न कहां होगी, वो अमेरिका की तरफ होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आपको ऑयल लेना तो उसके पास जाना है, आपको गैस लेना तो उसके पास जाना है, रसिया के पास जाना है, और अगर आपको पास वेनेजुएला के पास जाना है, क्यूबा के पास जाना है, लीबिया के पास जाना है, सब पर अमेरिका कब्जा है ऑयल का। अगर इराक से मिलेंगे वहां भी अमेरिका कब्जा है। तो ओवरऑल जितने क्रूड ऑयल के मार्केट हैं उस पे अमेरिका को अपना दबदबा बना के सिक्योरिटी एनर्जी को अपने मागा का 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट को सिक्योर करना है। हेजेमोनी में वो चैलेंज करना है चाइना को। चाइना के जहां जहां फुटप्रिंट बन रहे थे धीरे धीरे, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बीआरआई एटसेट्रा साउथ में। और मैं एक चीज बता दूं कि चाइना का इन्वेस्टमेंट केवल $13 बिलियन का है ईरान के अंदर, लेकिन $247 बिलियन मिडिल ईस्ट के अंदर है, जी। और $27 बिलियन इजराइल से है। तो चाइना भी अपना गोटी उसी तरह से खेलेगा जहां पे उसका 13 बिलियन को रिस्क ले सकता है, बजाय कि 250 बिलियन को रिस्क लेने के। तो एक ओवरऑल पिक्चर अमेरिका के लिए, अमेरिका चैप्टर नहीं बुक खेलता है, और उसके लिए ईरान बहुत सेंटिमेंटल मैटर नहीं है। ईरान के लिए अमेरिका सेंटिमेंटल मैटर है जी। लेकिन अमेरिका के लिए अपनी पब्लिक को यह बताना है कि देखो दुनिया मैंने अपने आप कैसे हवा क्रिएट कर रखा है, और उसमें बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए दो चीज हो सकती है, वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमारे हिसाब से वो गलत है, लेकिन उसके हिसाब से सही है कि नहीं वो सही है, क्योंकि उसको अपनी पब्लिक को जवाब देना है। हम लोग को एज ए एक्सपर्ट हम लोग को ये देखना है कि वो सही हो रहा है कि नहीं गलत हो रहा है। बिल्कुल। तो और हमारे हिसाब से कोई जी, इसका जो बड़ा असर पड़ रहा है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो एक तरह से देवनाथ सर चरमरा गई है, क्योंकि यहाँ पर शायद अमेरिका इस बात को नहीं सोच रहा है, या फिर सोच भी रहा हो, उसे लग रहा हो जो देश आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हें किसी तरह से पीछे किया जाए, और ऐसा बहुत हद तक कर भी दिया है। जो अभी हालात बने हुए हैं आर्थिक व्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था जिस तरह से ऊपर नीचे हो रही है, एक तरह से जो एक फ्लो था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, खासतौर से अगर हम भारत के लिए बात करते हैं तो। गीतू जी, यही इस डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। दुनिया भर में 27 फरवरी के पहले क्या हो रहा था? मैं कहूंगा कि मोर और लेस अमन चैन था, पीस था। 27 फरवरी को अमेरिका जैसे बुद्धिमान देश ने इजराइल जैसे बुद्धिमान देश को लेकर ईरान जैसे देश के सुप्रीम लीडर को मार दिया, और भी 10 टॉप पॉलिटिकल लीडर्स को मार दिए, करीबन 25 टॉप मिलिट्री लीडर्स को मार दिए। उसके बाद से दुनिया भर में क्या हो रहा है? कहीं पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ गई है, कहीं डीजल की कीमत 40% बढ़ गई है, कहीं गैस की कीमत 50% बढ़ गई है। फिलीपींस में, थाईलैंड में पेट्रोल डीजल गैस की कीमत 100% यानी डबल हो गई है। उसके बाद भी पेट्रोल पंप्स में गैस नहीं है। मजे की चीज ये है कि दुनिया में एक देश ऐसा नहीं है जो कि अपने देश में, मैं अमेरिका से दुनिया के देश कितने भयभीत हैं इसकी बात कर रहा हूं जी। एक देश ऐसा नहीं है जो कि अपने देश में पेट्रोल डीजल गैस की जो शॉर्टेज है या कीमतें जो हैं जो 30% 40% बढ़ गई है, इसके लिए अमेरिका का नाम तक ले ले जी। ये आश्चर्यजनक स्थिति है। सब लोग बोल रहे हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। एक भी देश ये नहीं बोल रहा कि अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है। और दूसरी चीज, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के लिए किसने बाध्य किया? लेकिन मैं बहुत न्यूट्रल बात कर रहा हूं, मैं ईरान का पक्ष नहीं ले रहा हूं। ईरान ने क्या 27 फरवरी के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ था? नहीं। और मैं ईरान की डिप्लोमेटिक ईमानदारी की दाद देता हूं। आप सितंबर में देख लीजिए, ईरान ने पिछले साल यूनाइटेड नेशन में बयान दिया था, पिछले साल सितंबर में यूनाइटेड नेशन में। ये उनकी डिप्लोमेटिक ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है कि वो लोग कितने सहज हैं और कितने सत्य हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है, क्योंकि हम छोटी मिलिट्री पावर हैं, तो हम मजबूर हो जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए। जी। सही या गलत की बात नहीं हो रही है, बात यह हो रही है कि ईरान ने
यह यूनाइटेड नेशन के पटल में रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि हम छोटे मिलिट्री देश हैं। देवनाथ सर, यहाँ पर इस बात को भी समझा जाए कि देखिए जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि एक तरह से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ईरान आगे नहीं बढ़ा सकता, ये सिर्फ सामने का कवर है, पीछे कुछ और चल रहा है। पहले आपने वेनेजुएला पर कब्जा किया, उसके बाद ईरान को टारगेट, अब क्यूबा, यानी कि जो ट्रंप है, जो अमेरिका है, उसकी जो सोच चल रही है वो कुछ और चल रही है। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ये सब नहीं है, फिर ये माना जाए पीछे कुछ और ही कहानी हो रही है। ये जो सवाल है इसका जवाब मैं कमांडर दीवान सर से लेना चाहूंगी। दीवान सर, क्या माना जाए? गीतू जी, बिल्कुल मैं अपने पॉइंट को 3 हिस्सों में रखना चाहता हूं। पहले तो लगता है नवंबर तक ट्रंप चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल खुल के उनके सामने हवा बन के ना आए। एप्स्टीन फाइल को रोकने के लिए वो 60 दिन खत्म हो गए, वॉर खत्म है, इसलिए हम क्यूबा पे अटैक कर सकते हैं। वो 60 दिन तक तो रोकेगा नहीं उनको, 90 दिन भी कर सकते हैं, 60 डेज एक्सटेंडेबल बाय 90 डेज। सेकेंड थिंग जो बता रहा हूं, इस थिएटर में जो मिडिल ईस्ट है अभी चल रहा है, ये क्या करेंगे, संधि कर लेंगे, ईरान से बात कर लेंगे और बात हो जाएगी होर्मुज की। होर्मुज में तो इजराइल नहीं फंसा हुआ है और अटैक फिर भी हो जाएगा इजराइल के हवाले से, क्यों अमेरिका उनको सब असला दे रहा है। और तीसरी बात ये है, मैं समझ रहा हूं कि अभी देखिए ये अमेरिकन फोर्सेस तो विड्रॉ करेंगी, करना पड़ेगा इनको, मिनिमाइज करेंगे होर्मुज से, और क्यूबा में भी एकदम शुरू नहीं करेंगे। ये तो डराने धमकाने वाली बात है। क्यों? चीन ने ऑलरेडी साउथ चाइना सी में हलचल शुरू कर दी है, फिलीपींस को दबाना, बाकी 10 डॉट लाइन बोलते हैं, डैश लाइन जो बोलते हैं, वहां लोगों को तंग करना, तो वो ये कर रहे हैं दुनिया में उनका बच्चा। क्यों? अमेरिका यहाँ फंसा हुआ है। और जो कल बात हुई है, परसों बात हुई है, जो कांग्रेस ने पूरा इनको सवाल जवाब किया है, हेगसेथ को, डिफेंस सेक्रेटरी को, और उनको जो और फॉरेन सेक्रेटरी को, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को किया है, तो वो साफ जाहिर होता है कि आप उनको पूछा गया भी आपने क्या अचीव किया। $25 बिलियन आपने खर्च कर दिया, हर अमेरिकन के ऊपर कितना प्रेशर आया है इकोनॉमी का, महंगाई का, तो क्या अचीव किया आपने? कुछ तो अचीव किया नहीं। ये सवाल था कि ईरान ने ब्लॉकेड किया तो आपने उस ईरान को ब्लॉकेड कर दिया, क्या अचीव किया आपने? एनीवे, अब आपका सवाल जो है कि ये कह रहे हैं कि यही सवाल था आपका, या कुछ और? जी, और सर सवाल ये है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है ये सिर्फ सामने का मुखौटा है, पीछे कुछ और खेल खेल रहे हैं ट्रंप। यहाँ पर एक तरह से एक रणनीति बनाई जा रही है कि यहाँ पर जो बाकी देशों की अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़े, खासतौर से जिस तरह से हमने देखा कि टैरिफ लगाए गए और ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए हमसे आगे बाकी देश ना निकल जाए, किसी भी तरह से उनकी तरक्की ना हो जाए। और अगर हम समझे तो यहाँ पर अभी बीच में एक मुद्दा और आया था कि एशियन कंट्रीज ने तय किया था कि हम अपनी एक कॉमन करेंसी रखेंगे जिसमें हम ट्रेड करेंगे, और वो शायद बात जो थी ट्रंप को बहुत चुभी है, इसलिए पूरी स्ट्रैटेजी जो है इस तरीके से बनाई गई है कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़े। बहुत अच्छा बोला आपने, पर मेरी समझ में इसके 2 पहलू हैं जो गुप्ता सर ने कहा, 2 चीजें। एक तो इकोनॉमिक, डॉलर का एक छत्र राज, एक इकोनॉमिक वॉर है जो आप बता रही है, इकोनॉमिक वॉर एंगल है इसका कि डॉलर का एक छत्र राज दुनिया में है, हाँ। वो कायम रहे। और दूसरा है स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल हेजिमोनी, चीन की लाइन छोटी करना। तो उसके लिए मैं बता रहा, मेरी समझ में क्या है, क्लियर कट जो भी कहें लोग कि भाई अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया, और एक ओपेक्स से निकल गया है यूएई, इसमें कोई डाउट ही नहीं मुझे कि जो आने वाले समय में जो एक छत्र डॉलर का है और पेट्रो डॉलर की जो अहमियत है वो इस 3 महीने 4 महीने की स्कर्मिश से बिल्कुल कम हुई है, नंबर 1। नंबर 2, हेजिमोनी वाला एंगल ने, उसमें भी अमेरिका की पावर की धज्जियां उड़ी है। क्यों? इतने बेसिस है, मिलिट्री बेसिस अमेरिका के गल्फ में, एक को भी वो बचा नहीं पाए अपने क्लाइंट्स को। सऊदी है, कतार है, कुवैत है, तो दोनों एंगल में अमेरिका ने मार खाई है। कुछ भी कह लें, क्यूबा पे अटैक कर दें, उस पे कर दें, हाँ। और क्यों? दोनों चीजें, एक तो उनका वेल प्लान अटैक था नहीं, ये पूछा उन्होंने, आप कल कांग्रेस के अंदर जो सवाल जवाब हुआ हेगसेथ के साथ, ये हुआ, ये पूछा कि आप क्या प्लान करके गए थे, क्या एंड गेम था, क्या रिजल्ट था, क्या अचीव किया, पता नहीं, घुस गए उसमें आप। ये हेजिमोनी तो ऐसे नहीं बनती, और डॉलर को पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए ऐसा अनप्लान तरीके से नहीं होता है, और सबको गाली भी दे रहे हैं आप।
तो ये दोनों चीजों की वजह से इनका जो है, और न्यूक्लियर तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, न्यूक्लियर पीछे रखा हुआ है एक डंडा मारने के लिए, भी ये आपकी गलती है। बिल्कुल, उस गलती को, हाँ, पाकिस्तान में सर इकोनॉमिक एक ज्यादा बड़ी एंगल। खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। खाड़ी देशों को 8.6 अरब डॉलर का हथियार पैकेज मंजूर किया गया है। डील में एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल शामिल है। इस पैकेज में इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस डील को लेकर चर्चा काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर है पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई, जहां पर तनाव के बीच अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि खाड़ी देशों को 8.6 अरब डॉलर का हथियार पैकेज मंजूर किया जा रहा है। और ऐसे में कर्नल दिनेश शर्मा सर, आप बताइए कि खाड़ी देशों को ये जो 8.6 अरब डॉलर का पैकेज मंजूर किया है, हथियारों से जुड़ा हुआ पैकेज मंजूर किया है, इसके क्या कुछ मायने हैं और इसका कितना बड़ा और व्यापक असर आप देख रहे हैं? ये क्या एड दी जा रही है या पैसे लेगा अमेरिका? मतलब ये जो हथियार दिए हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अमेरिका उनको हथियार बेच रहा है। देखिए, जैसे हमारे भूषण सर ने बता दिया कि जिस प्रकार से ईरान युद्ध के अंदर खाड़ी देशों का नुकसान हुआ है, तो उनके अंदर भी एक प्रकार की मनमुटाव, जहां आप कह लीजिए कि एक प्रकार की विद्रोह की भावना आ गई है अमेरिका के अगेंस्ट, कि हम लोगों ने इनको इतने दिनों से हम इनको पेमेंट कर रहे थे, इनके हमने जो है बेसिस बना रखे थे, पर एन वक्त के ऊपर जो है ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ओपिनियन बना रखा था कि मोस्ट हेवन एंड पीसफुल एरिया जो है, लेकिन उसका जो है पूरा का पूरा जो है ईरान युद्ध के अंदर वो डैमेज, उनकी जो इमेज है वो डैमेज हो गई है। अभी एक प्रकार से अमेरिका जो है जो इनको हथियार दे रहा है, वो मेरा ख्याल है कि उस डैमेज को पूरा करने के लिए, और साथ के साथ वो ये इंप्रेशन देना चाहता है खाड़ी देशों को, और एक मैसेजिंग टू ईरान आल्सो कि सो फार आपने खाड़ी देशों के ऊपर अटैक किया, लेकिन अगर दोबारा आप करते हैं तो खाड़ी देश इतने सक्षम होंगे कि वो रिटेलिएट कर सकते हैं। तो इसका बेसिक रीजन ये है। और दूसरा जो है, एक पॉइंट जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट था, भूषण सर ने जो है पूरा डिटेल कर दिया कि ये न्यूक्लियर वेपन, ये देखिए जी एक फेस बनाया हुआ है, लेकिन जो इसके पीछे की राजनीति जो है वो मेरे हिसाब से जो है अमेरिका का मेन एम है कि किस प्रकार से वो जो चाइना को चेक करे, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर एक उन्होंने स्विफ्ट एक्शन किया, और दूसरा ईरान के अंदर जो है ना लीगैलिटी या लेजिटिमेसी कोई नहीं बनती थी कि अमेरिका की जो है 26 को आपका जो है समझौता हो रहा और 28 को आप कर देते हैं। बेसिकली वो चाइना को चेक करना चाहते थे, और उस समय ये भी एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इस महीने शायद वो चाइना में जाना चाहते हैं, तो चाइना में जाने से पहले वो जो है उनकी जो लाइफलाइन के ऊपर कुछ प्रहार करना चाहते हैं। यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स का जिस तरह से डील हो रही थी पाकिस्तान और चाइना की, क्या वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर रही थी? और अमेरिका को डर था कि अगर चाइना वहां पर पहुंचता है तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है, और कहीं ना कहीं जो दबदबा है चाइना का बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, आज की तारीख के अंदर जो है, अगर आप को याद होगा जिस समय इन्होंने अपनी टैरिफ का चाबुक चला रखा था, तो इन्होंने चाइना के ऊपर भी तकरीबन मेरा ख्याल है 140% या कुछ इस प्रकार का टैरिफ लगाया था। उसके इमीडिएटली बाद जो है चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल की जो सप्लाई करते थे अमेरिका को, वो इमीडिएटली बंद कर दी विद सर्टेन टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि ये जो है हथियारों में या कहीं वहां पे नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो अमेरिका ने रियलाइज किया कि ये आने वाले दिनों में तो ये पूरे सिस्टम को जो है अफेक्ट करेंगे, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल जैसा आप सब लोग जानते हैं मोबाइल से लेके और फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल तक इस्तेमाल होता। उसके बाद जो है इसकी अमेरिका जागे, उन्होंने यूक्रेन के साथ भी इस प्रकार का समझौता करने की कोशिश की। उसके बाद वो ये पाकिस्तान के अंदर आए हैं। तो पाकिस्तान तो मैं क्या कह सकता हूं कि उसने तो ऑलरेडी अपने जो है बलूचिस्तान के जो बेच रखे हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान बदमाशी करेगा, जो ऑलरेडी वो बेच चुका है वो कहीं दोबारा न डोनाल्ड ट्रंप को दे दे। तो बेसिकली इसके अंदर जो है अपने इंटरेस्ट हैं, क्लैशेस हैं। जो बाइडेन के टाइम के ऊपर उन्होंने सोचा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है रशिया है, उन्होंने जो है चाइना को दरकिनार कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली
चाइना जो है उनका बिल्कुल। सबसे बड़ा और कुल कंपटीटर। मिलाकर कर्नल शर्मा यही हम सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात कुछ और है। और डॉक्टर रीके गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें उस पर क्या असर पड़ेगा, नाटो कंट्रीज जो कभी हुआ करती थी अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए, उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, और क्या एशियन कंट्रीज जो हैं वो अब एक तरह से अपनी खुद की करेंसी डेवलप करेंगी और बिजनेस को थोड़ा सा सीमित करेंगी, क्या लग रहा है? जी गीतू जी, देखिए एक चीज ध्यान देने की बात है कि पेट्रो डॉलर जरा सा पिछले 2017 से उसका बेंचमार्क कम हुआ है और उसके लिए बहुत मंथन चल रहा था। और इसमें बता दूं कि बिडेन ने भी कम से कम 7 देशों पे टैरिफ लगाया था, जो कि प्रकाश में इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रंप ने पूरे दुनिया में टैरिफ लगाया इसलिए प्रकाश में आया, लेकिन बिडेन ने 7 और आज तक उन्होंने उस टैरिफ को नहीं हटाया है, मतलब अमेरिकी प्रशासन ने। तो $1 के लिए दुनिया पे जो महान है, जिसको महान बोलते हैं, अल्फ्रेड महान, जो नेविगेशन के जो जनक माने जाते हैं, नेवल नेविगेशन के, उन्होंने कहा था कि दुनिया पे वही राज करेगा। और हम लोगों ने अपने इतिहास में देखा भी है कि जो समुद्री रास्तों पे अपना कब्जा करके रखता है, ब्रिटेन ने 200 साल कब्जा करके रखा समुद्र पर, केवल एक इंस्ट्रूमेंट बना के जो दिशाओं को बताता है किधर से जाएगी। तो यहाँ पे एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एशिया पैसिफिक सहज नहीं है चाइना से। एशिया पैसिफिक का कोई भी देश, चाहे एशियन टाइगर्स हो, चाहे भारत हो, चाहे इवन रसिया नहीं है, इवन ईरान नहीं सहज है चाइना से। चाइना के बारे में नेपोलियन ने एक बार लिखा है अपने किताब में कि चाइना एक सोता हुआ शेर, उसको जगाइए मत, बहुत डेंजरस चीज है, उसकी सोच बहुत संकुचित होती है, ब्रॉडर नहीं होती है। अमेरिका के साथ दुनिया सहज हो जाती है क्योंकि वो ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, लेकिन चाइना जो है केवल जिसको अगर हम अपनी लोकल भाषा में बिल्कुल स्वार्थी रूप में, वो भले ही दोस्ती कर रहा हो, भारत की मजबूरी है मैं बता दूं चाइना से दोस्ती करना, क्योंकि 70% इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंपोर्ट वहां से होते हैं, जैसे हमारे सप्लाई चेन बने हुए, हमारे प्रोडक्शन मैकेनिज्म क्रिएट हो रहे हैं। बिल्कुल। एशिया पैसिफिक। और अब रही बात नाटो की, देखिए नाटो की मजबूरी है अमेरिका। देखिए पैसा जिसके पास रहेगा, चाहे मेरा गांव हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरा देश हो, जिसके पास पैसा रहेगा वही किसी भी देश या किसी सिस्टम के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है। आज भी 63%, 100 रुपया में 63 रुपया अमेरिका देता है नाटो को आज भी। नाटो के लिए जो स्वर हो रहे हैं, जो अपनी ख्याति को फिर से लाना चाहते हैं, जो नए नेता हैं, जैसे फ्रैंकलिन जो फ्रांस के हैं और जर्मनी के जो बेंज हैं, ये लोग वो नेता हैं जो ईसाइयत के को मुद्दा बना के अपने देशों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं। इनका जरा सा आइडियोलॉजी अमेरिका से दूर होती है, तो वो अपने ऑडियंस को समझा रहे कि देखो हम अमेरिका से नहीं, लेकिन नाटो के पास फंडिंग करने के लिए कोई नहीं आ रहा। आप देखेंगे कि यूक्रेन के बाद में बार बार फ्रांस के राष्ट्रपति बार बार बोलते हैं कि हिम्मत है तो जल्दी से हम लोग ग्राउंड एंड फुट्स आए ना, फुट्स ऑन ग्राउंड आए यूक्रेन में, लेकिन कोई देश नहीं कहा कि हम यूक्रेन के लड़ने जाएंगे। गुप्ता जी, देखिए जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि अब हम नाटो देशों को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि नाटो देशों ने हमारी मदद नहीं की है, तो उसका क्या कुछ प्रभाव देख रहे हैं? क्या जो पैकेज है, जो सुरक्षा अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी, या जो प्रोटेक्शन आप किसी भी तरीके से समझिए इसे, या फिर फंडिंग जो हो रही थी, वो सब रोकी जाएगी या उस पर विचार किया जाएगा? क्योंकि कुछ हद तक ऐसे फंड्स रोक भी दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। देखिए 3 देशों ने, जहां तक मेरी जानकारी है, बेल्जियम और जर्मनी ने अपनी सेना में लगभग 30% बढ़ोतरी करने का फैसला किया, भर्ती शुरू भी कर दी है। अब वो, और अमेरिका के लिए देखिए, अमेरिका के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अमेरिका एक ऐसी जगह सिचुएशन है जियोपॉलिटिकली उसको ज्यादा अटैक नहीं है, जो उसके छोटे मोटे देश आसपास है वो उसके लिए थ्रेट नहीं है। जो थ्रेट है वो यूरोपियन यूनियन को है, और एक आपका तुर्की आता है जो मिडिल ईस्ट के पास पड़ता है, इसलिए उसने नाटो ज्वाइन किया। और यूरोपियन यूनियन के देशों को इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा देश जो है चाइना के साथ कभी भी मिलकर थ्रेट बन सकता है यूरोपियन यूनियन के लिए, तो इनके लिए सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है। अब जो भी जितने देश हैं नाटो के अंदर, वो सहज नहीं है आज भी, वही इसीलिए वो चाहते हैं किसी तरह से यूक्रेन बचा रहे, ताकि हमारे बीच में एक बफर देश बना रहे, ताकि सीधे रसिया हमारे पास ना आ जाए। और अमेरिका इस नस को पकड़ लिया है, इस जगलरी नस को पकड़ लिया है कि यूरोप जो है मेरे हिसाब से ही चलेगा, आज नहीं तो 6 महीने बाद चलेगा, साल भर बाद चलेगा, अदरवाइज मेरा जो पैसा जा रहा है नाटो में वो हमारा रुक जाएगा। लेकिन नाटो का एक प्रेम है अमेरिका से, इसलिए क्योंकि नाटो की वजह से बहुत सारा हथियार बिकता है। देखिए जो हथियार यूक्रेन में जो नाटो लड़ रहा था, तो उसकी वजह से 146
% ज्यादा हथियार बिके यूक्रेन में, जिसकी वजह से बहुत सारी अमेरिकन कंपनियों को फायदा हुआ। देखिए, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे थे $8.6 बिलियन का जी। जो हथियार का मंजूरी दी है। हम्म। इसके पहले $32 बिलियन की मार्च मंजूरी दी जा चुकी है जब युद्ध चल रहा था। हम्म। तो यही अमेरिका चाहता है, और 4 पॉइंट है मागा में। एक एनर्जी सिक्योरिटी, जिसके लिए क्यूबा वगैरह सबको और हॉर्मुज को कर रहा है। दूसरी इसकी जो है कि हथियार में बेचना है, अमेरिका को फिर से दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश बनाना है, जो बिल्कुल। यूक्रेन और यहाँ के मार्फत हो रही है। डील पे डील होती जा रही है। इसी डील को लुभाने के इटली के प्रधानमंत्री आ रही हैं कभी भ्रमण करने, तो कभी यूके के प्रधानमंत्री आ रहे हैं यूएई से मिलने के लिए, तो कभी साउथ कोरिया का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। यही सब मार्केट को भुनाने के लिए अमेरिका उसमें अव्वल रहना चाहता है। तो ये सारी चीजें, और तेल का देखिए, तेल का अभी तक जो मैं बता विंड फॉल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। विंड फॉल प्रॉफिट होता है, जैसे मेरी दुकान है, हाँ। तो दुकान है तो हमारा नॉर्मल ₹100 की बिक्री रोज होती है, लेकिन अगर वहां मेला लग गया तो मेरी उस दिन 1000 की बिक्री होगी। तो अमेरिकन कंपनी ने $64.5 बिलियन का विंड फॉल प्रॉफिट गेन किया है इस युद्ध की वजह से, जो अभी ईरान का युद्ध चल रहा था। तो यही सारी चीजें जो मैं पहले भाग में बोला था, और जो पहले भाग बिल्कुल। में और भी यहाँ बोला था कि दुनिया से का देखिए, कोई हॉर्मुज बंद हुआ, उसका फायदा भी कुछ अमेरिका को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर, यहाँ पर समझना पड़ेगा डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से ये कहा गया था ट्रम्प की तरफ से, हमसे तेल खरीदिए, तो बिजनेस तो साइड बाय साइड चल ही रहा है। और यही मुझे लग रहा है मुख्य मुद्दा है यहाँ पर। कोई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है वो तो एक बात है ही है, लेकिन डील हमसे करिए, हमारा बिजनेस आगे बढ़े, हमारा देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, ये जो मुद्दा है वो वहां पर बढ़ता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कमांडर दीवान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीवान सर, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था की बात तो अभी कोई कर ही नहीं रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की महंगाई की, भारत में भी हम देख रहे हैं दाम बढ़ रहे हैं, दूसरे देशों में भी इसका असर पड़ रहा है। तो जो अमेरिका चाह रहा था कुछ वैसा होता हुआ तो दिख ही रहा है। अर्थव्यवस्था तो चरमरा गई एक तरह से माना जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर दुनिया की अगर अर्थव्यवस्था चरमराती है तो अमेरिका को केवल फायदा ही फायदा हो ऐसा नहीं है। उनके यहाँ भी $5 पर गैलन तेल हो चुका है। क्योंकि क्या बात है, देखिए ऐसा है, 20% तेल जो हॉर्मुज से निकलता है, अगर वो बंद हो जाए तो दुनिया की खपत साल में 200 बिलियन बैरल्स है। 200 बिलियन बैरल्स खपत है। उतनी सप्लाई अगर नहीं होती तो चीज महंगी होती है। सप्लाई एंड डिमांड का बेसिक इकोनॉमिक बात है। तो सप्लाई डिमांड खत्म होती है, तो अगर 20% सप्लाई कम हो गई दुनिया में तो उसके रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो आम आदमी जो यूएसए में है वो भी पैसे ज्यादा दे रहा है, उनकी भी महंगाई बढ़ रही है। और सेकेंडली जो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि जो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, मागा की बात हो रही है, मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो सबसे बड़ा हम फौज में एक होता है एपीओ। एपीओ का फुल फॉर्म फौज में होता है आर्मी पोस्टल ऑफिस, एपीएस, आर्मी पोस्टल ऑफिस। पर इसमें क्या है, एपीओ हमारे, अगर फौज में कर्नल साहब, दिनेश साहब अगर बॉर्डर लिए पोस्टेड है, मैं चिट्ठी लिखूंगा, उनका मैं एड्रेस लिखूंगा, सो एंड सो, केयर ऑफ 56 एपीओ। तो एपीओ का अमेरिका के हिसाब से क्या है, 3 चीजें अमेरिका की मागा का बेसिस है। ए फॉर आर्मामेंट्स, और पी फॉर फार्मा, और ओ फॉर ऑयल। तो ये 3 उसके बेसिस पावर के। हर एक को आर्मामेंट दे दो और लड़ाई कराओ, लड़ाई कराओ, उससे पैसे कमाओ। ये मतलब धूर्त धूर्त काम है। और बात हमें चूर्ण पे लाते हैं ह्यूमन राइट्स, चूर्ण हमें दिखाते हैं डेमोक्रेसी का पिलाते हैं। और सेकंड पॉइंट नेटो का जो है, नेटो एक जमाने में काफी टेक्निकली कॉम्पिटेंट देश था। आपको पता है, इसके नेटो के अंदर फ्रांस और जर्मनी 2 ऐसी पावर्स हैं जो काफी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एयरबस, ये बातें सब फ्रांस के हैं। और जर्मनी का उनकी इंजीनियरिंग, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी विल पावर, मैनेजमेंट बहुत तकड़ी है। अभी क्या है, उन्होंने वो सो गए थे। जब पैसा मिलता है फ्री में, अमेरिका से मिल रहा था, मार्शल प्लान लागू हुई 1945 के बाद। किसने लागू की? अमेरिका ने। उस मार्शल प्लान के तहत जिसको हराया अमेरिका ने, अमेरिका, यूके और रशिया ने मिलकर हराया। किसको हराया? एक्सेस पावर्स। एक्सेस पावर्स माने कौन? मेनली जर्मनी और जापान। इटली भी था तो पीछे हट गया। उनको बहुत पैसे दिए, जापान को बहुत पैसे दिए हैं अमेरिका ने, और यूरोप को बहुत पैसे दिए हैं रिकवरी के लिए। आपकी डिस्ट्रक्शन हो गई है रिकवरी के लिए, तो पैसे देके तो ये सो गए हैं। जफीम कहा कि यूरोप वाला सोया हुआ है, अभी वो जागेगा। मैं इसके अंदर एक बड़ी भारी अवसर देख रहा हूं। इंडिया का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मिलिट्री का है, मिलिट्री हार्डवेयर का है, मिलिट्री सिस्टम का है, बहुत सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। एक मार्स मिशन जाती है उनकी
उससे 100 गुना कम तो हमारी मार्स मिशन जाती है। हमारी मार्स मिशन जाती है तो यूएसए भेजता है। तो हमारी जो है मैनहट्टन जो है मेन एरिया, मैनहट्टन जैसे न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस है, तो मैनहट्टन में जो एक फ्लैट का कॉस्ट है, उसी कॉस्ट में हमने मार्स मिशन भेज दिया। तो ये इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे ब्राह्मोस बनी है। जी। ब्राह्मोस क्या है? जॉइंट वेंचर रशिया एंड इंडिया। अगर इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे, प्रोडक्ट जर्मनी कर रही है, प्रोडक्शन करेंगे, तो उनको मैन पावर भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी करते हैं हम। तो ये हो रहा है, पिकअप हो रहा है। तो हर चुनौती में अवसर होता है। आइए, अमेरिका जो है यूरोप को माल आर्म्स ना दे, अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा है कि हमारे साथ जॉइंट वेंचर करने आएंगे। सबमरीन बन रही है, उसमें जर्मनी की कंपनी है, उनको बोला गया है आप मैन्युफैक्चर यही करेंगे, कहाँ? इंडिया में। तो ये चीजें बढ़ रही हैं। फ्रांस से राफेल लिया, उन्होंने नहीं माना हमसे, पर धीरे धीरे खुलेगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को टक्कर देनी है। वो पिट्ठू बन के अमेरिका के नहीं रह सकते। मलाई बहुत खा ली, अमेरिका बोलता है छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। तो चीजें काफी बदल रही हैं। मैं नहीं समझता हूं अमेरिका का एक छत्रराज इस 2-3 साल के अंदर रहेगा, वो गिरेगा। और चीन जो आगे बढ़ेगा, चीन को संभाल नहीं रहा है ट्रंप, इधर उधर टैरिफ गालियां, तो पेपर टाइगर और नेटो ये करके नुकसान कर रहा है अपना, मेरी समझ में। तो उसको कोई चिंता नहीं है। वो तो कहता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम स्टेट ऑफ ट्रंप रख दो, उसकी पर्सनल ईगो पे क्यों चलता है। बिल्कुल जीतू जी, बिल्कुल। और कर्नल शर्मा, देखिए अभी फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी ये 3 शर्तें जो रखी गई थी ईरान की तरफ से, इनको लेकर बातचीत नहीं होगी। ट्रंप अब दूसरी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यूबा की तरफ वो जा चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि अब ईरान तो खत्म हो गया, क्यूबा की तरफ बढ़ा जाए। अगर ये हालात रहते हैं, आपने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, तो क्या ये माना जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा, उधर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी? क्या कुछ हालात बनते हुए दिख रहे हैं? अगर इस मैटर को यहीं पर छोड़ दिया गया बिना कंक्लूजन के, बिना बातचीत के, तो कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का कब्जा, टोल वसूला जाएगा वहां पर, नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से, और वहां से कोई गुजरता है तो फिर अमेरिका कह रहा है मैं जाने नहीं दूंगा, या फिर आप पर टोल वहां पर मैं भी इम्पोज करूंगा। तो क्या स्थिति फिलहाल आपको लगती है? पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि ऊर्जा का असर जो है हमारे घर के ऊपर भी हुआ है, और इस इलाके की लाइट चली गई, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो चुका था। तो मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए मैडम, इस प्रकार जो इस समय हालात बन रहे हैं, दोनों साइड जो हैं वो अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग कर रहे हैं, ताकि जब वो बातचीत के टेबल के ऊपर आते हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ से अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिखाएं। लेकिन ये कदापि नहीं होगा कि बातचीत आगे बढ़े। देखिए, 2 ही ऑप्शन है, जहां तो कोई वाया मीडिया दोनों पार्टीज जो हैं वो ढूंढते हैं, जहां फिर अच्छा सर, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन रूस ये। जो बीच में इंटरवीन कर रहा था, मध्यस्थता की पेशकश कर रहा था, रूस का अब क्या रुख है? क्या वो साइड हो चुका है, या फिर ट्रंप ने तवज्जो नहीं दी और ऐसे में रूस समझ रहा है कि ठीक है मुझे बाहर ही रहना चाहिए? देखिए, ऐसे समय के ऊपर जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस प्रकार के जटिल इशू सामने होते हैं, तो उस समय जो है आप इमीडिएटली जो है, चाहे रशिया है या चाइना है, वो इमीडिएटली जो है कोई आपको सोल्यूशन नहीं देंगे। लेकिन जो है बिहाइंड द कर्टन जो है वो हर पार्टी जो है अपने एफर्ट्स करेगी, बैक चैनल से बातचीत होती रहेगी। तो हम फिलहाल जो है बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बारे में। देखिए साहब, ऐसा है, ये यथास्थिति तो रहेगी नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है लीवरेज जो है एक दूसरे को देनी पड़ेगी। जैसे बता रहे थे मैं कि अभी अमेरिका के पास ऑप्शन है कि वो थोड़ा सा इसको कूल डाउन करे, क्योंकि ये पहली दफा है जबकि ईरान कह रहा है कि चलो हम न्यूक्लियर के ऊपर राजी होते हैं, हम 10 साल के लिए जो है अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। तो उसी हिसाब से जो है अमेरिका को भी कुछ ना कुछ जो है अपनी शर्तों में नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन ईरान की तरफ से जो हठधर्मी दिखाई जा रही है, मैं शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूं, कि वो इस प्रकार की अपनी शर्तों को प्रस्ताव सामने रखेगा जिसके अंदर कोई ना कोई एक पेच डाल देगा कि ठीक है, हार्मुज खोल देते हैं, हम टोल टैक्स लेंगे और इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी आने वाले दिनों के अंदर 2 ऑप्शन अमेरिका के पास हो जाते हैं, जहां तो वो बातचीत के टेबल के ऊपर इनको फोर्स करे, जो कि ऑलरेडी वो फोर्स कर रहा है। ये जो नाकेबंदी करके इकोनॉमिकली उनको जो है चोट पहुंचा रहा है, तो ईरान भी जो है अभी वो डेस्परेट है कि वो किसी ना किसी तरह से ये बातचीत शुरू हो। और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ईरान की तरफ से कोई नया एक और प्रपोजल जाए, जैसे ही उसे पता या उसे ऐसे इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाए
कि अभी निकट भविष्य के अंदर जो है अमेरिका उसके ऊपर अटैक करने वाला है, और उस तरफ से इजराइल से जिस प्रकार की जो है मतलब ऑफेंसिव, जब मैं कहूंगा आक्रामक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ईरान को कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और सबसे जो अच्छी बात है जो आपने अपने शुरू में न्यूज में बताया था कि अब जो है आईआरसीजी भी जो है वो भी इसमें तकरीबन लगता है कि एक ही पेज के ऊपर आगे हुए हैं, जब उन्होंने ये प्रपोजल जो है अप्रूव करके और विदेश मंत्री के थ्रू जो है उन्होंने पाकिस्तान को भेजा है। क्योंकि ईरान भी जो है दिखाने के लिए कुछ भी कह सकता है वर्ल्ड को कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कुछ भी वीडियो निकाल के वो चला सकता है, जैसे कुछ दिनों से वो चला रहे हैं, अपनी मिसाइल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने नए ड्रोन का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सिर्फ ये लिमिटेड सी जो खबरें हैं वो वहां से निकल कर आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में जो लेटेस्ट न्यूज है कि पिछले महीने में ईरान ने जो है अपने जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनकी वो सैलरी नहीं दी गई है। तो ये सारी की सारी कठिन समस्या इस समय है, और ये किसी भी हालत के अंदर ये युद्ध रुकेगा, बातचीत होगी, और अब ये देखना होगा कि इसमें कितना समय लगता है। अब बात आ जाती है अमेरिका की, जो आपने अभी नेक्स्ट पूछा था कि क्यूबा के ऊपर है। देखिए ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट जो होती हैं वो कई बार ऐसी हो जाती है, वो समय से पहले दे देते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को वो बदली कर लेंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि पिछले इतने दिनों से जो है क्यूबा की इन्होंने नाकेबंदी कर रखी है, क्यूबा के अंदर जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाकी भी उनको कई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अटैक करने की बजाय तो मुझे लगता है कि अमेरिका भी चाहेगा कि ईरान के अंदर उन्होंने अपने आप को युद्ध में शामिल कर लिया है, जिससे कि उनके विश्व पटल के ऊपर एक प्रकार की जो क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। अब वो इमीडिएटली जो है बैक टू बैक जो है किसी प्रकार का मिलिट्री एक्शन लेने के लिए शायद हिचकिचाएगा, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं। हो सकता है कि वहां पर जो है बातचीत का जो इनकी शर्तें हैं अमेरिका की, जहां उस तरफ से जो क्यूबा की हैं, वो आपस के अंदर कोई बातचीत करके और युद्ध को टाला जाए। लेकिन अगर ये युद्ध उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड का जो ओपिनियन है वो अमेरिका से दूर जाता जाएगा। अभी तक जो है जैसे बातचीत चल रही है नाटो कंट्री की, तो नाटो कंट्री ने भी वर्चुअली जो है उन्होंने अपने एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस जो है उन्होंने अमेरिका से जो है दूर कर लिया हुआ। अभी जो आज मंडे की जो इंटरनेशनल न्यूज में आ रही थी कि जर्मनी के अंदर जो अमेरिका के 5000 सैनिक स्टेशन है वो उनको भी बुला लिया गया है। तो अभी लगता है कि नाटो के साथ भी जो है इनके संबंध अभी इस समय तो काफी नाराजगी के लग रहे हैं, और देखते हैं आने वाले दिनों में हो सकता है गिले शिकवे दूर हो जाएं और आपस के अंदर दोबारा से उसी प्रकार की जो है मित्रता या उसी प्रकार की जो सॉलिडेरिटी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप साहब की है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने दुश्मन को जो है अलग थलग करना चाहिए था, ना कि वो अपने मित्रों को ही अपने से अलग थलग कर रहे हैं। और आज की तारीख के अंदर अगर गहराई से सोचा जाए, हम देखें तो अमेरिका के 3 ही दोस्त रह गए हैं। एक है ये पाकिस्तान, दूसरा इजराइल, और तीसरा मेरा ख्याल है अमेरिका अपने आप में। तो 3 दोस्त हैं, उसके अलावा तो कोई भी बढ़ चढ़कर जो है अगर कहे कि अमेरिका की मदद कर रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है तो ये विजिबल नहीं हो रहा है। जी मैडम। बिल्कुल। और ऐसे में अगर डॉक्टर जी की गुप्ता जी हम इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या उसमें कोई बदलाव होता हुआ दिख रहा है? अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की, तो वहां पर क्या कुछ वर्चस्व बढ़ता हुआ दिख रहा है किसी भी देश का? गीतू जी देखिए, कहीं पे भी कोई वर्ल्ड वार चेंज नहीं होने जा रहा है। उसके लिए 3-4 पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं। दुनिया में आप शक्तिशाली तभी होंगे जब आपकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी। आज की डेट में लगभग 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मतलब भारत की 7 गुना बड़ी इकोनॉमी है, चाइना से काफी आगे है। और चाइना को जो स्पीड से बढ़ रहा था, अमेरिका ने उसी डॉट्स पे काम करना शुरू किया है। जहां जहां चाइना की इकोनॉमी, जहां जहां उसके लॉजिस्टिकल से बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, वहां वहां अभी बहुत सारी न्यूज तो हमारे पास हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं जो वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में अमेरिका कर रहा है। वो छोटे छोटे देश में अपने चाइना के जाल को तोड़ते जा रहा है। क्यूबा, वेनेजुएला हो गया, ईरान से जो सस्ते तेल आ रहे थे वहां पे उसने पाबंदी लगा दी है। उसके बाद अब वहां पे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के लिए आपके पास एक तो सैनिक पावर बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास उसको वहन करने के लिए पैसे होने चाहिए, और उसके पास आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत होना चाहिए। देखिए चाइना किस तरह से झुका है अभी अमेरिका के सामने।
अभी एक रेयर अर्थ का मामला है, जिसने की रेयर था अमेरिका चाइना के पास नहीं है, दुनिया के और देशों के पास है, जो चुपचाप जब 2-3 प्रेसिडेंट अमेरिका के शांत थे, कुछ नहीं करते, एग्रेसिव नहीं थे, चाइना काम अपना करता रहा। लेकिन जैसे ही ट्रंप आए, उन्होंने स्विफ्ट एक्शन लेते हुए जहां जहां रेयर अर्थ के इश्यूज थे, जहां पे इसके समझौते थे, देखिए जिस दिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, उसी दिन चाइना की मीटिंग हो रही थी वेनेजुएला के अंदर ही, और इन सारे रेयर अर्थ वाली जगहों को कब्जा करके और सारे देशों के साथ जहां पे रेयर अर्थ है, उसने अमेरिका ने अपना जो है संधि कर ली है। तो अमेरिका रेयर अर्थ पे एक चुनाव था, सेमीकंडक्टर वगैरह में बहुत पीछे अभी चाइना है। इकोनॉमिकल जो रफ्तार थी उसको स्लो करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका जो है बहुत लंबे तक तक सुपर पावर बना रहेगा। चाइना और जो है चलते रहेंगे, और यूरोपियन यूनियन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन केवल अपनी देश की सुरक्षा कर सकता है, जैसे जर्मनी कर सकता है, फ्रांस करता है, लेकिन एक जो कॉम्प्लिकेटेड नाटो जैसी सुरक्षा थी वो यूरोपियन यूनियन से निकल जाएगी। यूरोपियन यूनियन वनरेबल रहेगा रसिया के लिए। और मिडिल ईस्ट के अंदर इन देशों पर जो अटैक हुआ है, ऐसा हमारा माना जाता है कि वो अमेरिका से दूर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, वो ईरान से अपनी सुरक्षा और बढ़ाने के लिए वो अमेरिका के और पास आएंगे और हथियार मांगे और टेक्नोलॉजी मांगेंगे। तो वर्ल्ड ऑर्डर एज ऑफ नाउ चेंज नहीं होगा। जैसा कि मैं पहले बार बोला था कि हेजेमोनी क्रिएट करने में सफल होने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। और इस बारे में पहले भाग में कहा था कि आज तक एससीओ, ब्रिक्स जो 2 बड़ी संस्था हैं, और कोई भी अमेरिका की बुराई नहीं किए हैं, अमेरिका ने गलत किया है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि दोनों को एक टेबल पे आके बातचीत करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन टेबल पर कब आज आएंगे? संस्था हो के भी जी, लेकिन सवाल ये है टेबल पर कब दोनों देश सामने आएंगे, क्योंकि दोनों इस तरह से बात करें कि हमारी शर्तें पहले मान लो, फिर आगे की बातचीत जारी होगी। तो ये देखना ही होगा कि अब आने वाले समय में क्या कुछ फैसले, क्या रणनीति निकल कर आती है इन दोनों देशों की तरफ से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।